हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। चलिए हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं 2023 में जो एग्जाम हुआ था उस 2023 के दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं और ये बात आप जानते हैं अच्छे तरीके से। मैं बार बार उसको रिपीट करता हूँ, मुझे ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं। तो अभी तक हम 80 क्वेश्चंस पर बात कर चुके हैं, है ना। अभी तक हम 80 क्वेश्चंस पर बात कर चुके हैं। उसका 16 वीडियो जो है वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां जा करके आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81, और ये क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने में है और देखें और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 है कि कहता है कि एरोटेटिक टीचिंग, ये जो एरोटेटिक टीचिंग रियलाइज ऑन डैश एज ए सेंट्रल पेडागोजिक टेक्निक। ये जो एरोटेटिक टीचिंग है ये कौन सा पेडागोजिकल टेक्निक है? ये कौन सा है पेडागोजिकल टेक्निक? ये जो एरोटेटिक टीचिंग है, दरअसल जो एरोटेटिक टीचिंग है इसे कहते हैं क्वेश्चनिंग, सवाल पूछना, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करना जो है वो भी एक बहुत ही अच्छा पेडागोजिकल टेक्निक है। इसके जरिए हम बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, बच्चे के अंदर एनालिसिस बच्चे के डेवलप करते हैं क्वेश्चनिंग मेथड के जरिए। तो ये जो इसे कहते हैं एरोटेटिक टीचिंग, ठीक है ना। आइए इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा और, कि जो एरोटेटिक टीचिंग है, द टर्म इसमें एरोटेटिक, जो टर्म यहां दिया हुआ है एरोटेटिक, एरोटेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोटेमा। एरोटेमा जो ग्रीक वर्ड है, एरोटेमा से ये निकला है एरोटेटिक, जिसका मतलब ही होता है क्वेश्चन, है ना। जो एरोटेटिक शब्द है ये ग्रीक शब्द एरोटेमा से निकला है, जिसका मतलब ही होता है क्वेश्चन। एरोटेटिक टीचिंग फोकस करता है ऑन द यूज ऑफ क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग। ये एरोटेटिक टीचिंग जो है इसमें फोकस किया जाता है किस पर? क्वेश्चन पर, सवाल पर। और इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट होती है, गाइड एक्सप्लोरेशन होता है एंड इनकरेज एक्टिव लर्निंग। बच्चे के अंदर एक्टिव लर्निंग जो है वो इनकरेज होता है। तो ये है एरोटेटिक टीचिंग। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चनिंग, है ना। होमवर्क तो आप जानते ही हैं, एक्टिविटी आप जानते हैं, लेक्चर भी आप जानते हैं, इस पर कोई बात ज्यादा बहस करने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 82। 82 क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि ऑर्डर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एजुकेशनल रिसर्च। आपने एजुकेशनल रिसर्च पढ़ा होगा, उसके क्या स्टेप्स हैं? जो स्टेप्स हैं उसके स्टेप्स उसके उसको सीक्वेंस में, ऑर्डर में सजाने के लिए कह रहा है एजुकेशनल रिसर्च में। तो आप जानते हैं कि जब हम रिसर्च हो, एजुकेशनल रिसर्च हो या कोई भी रिसर्च हो, उसमें जो उसके स्टेप्स हैं उसमें पहला होता है प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहले आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, है ना। पहले हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। तो ए फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा प्रॉब्लम की। आपको पता है अच्छे तरीके से, मैंने कई बार इस पर बात किया है। प्रॉब्लम को आप सिलेक्ट करते हैं। जब आपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया तो सेकेंड काम होता है आपको फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं। इसलिए पहला तो ए हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सी। तो पहला ए दूसरा सी इसमें बी नंबर में है, बाकी कहीं ये नहीं है, इसलिए सब खत्म हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर। तो पहला क्या करते हैं आप? क्वेश्चन, प्रॉब्लम को आप सिलेक्ट करते हैं, तब क्वेश्चंस को आप फॉर्मुलेट करते हैं। जब ये आप कर लिए तो उसके बाद क्या करते हैं कि मेथड्स को आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन से मेथड्स को इस्तेमाल करना है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड, ठीक है ना। जब मेथड्स को आप सिलेक्ट कर लेते हैं तब उसके बाद आप डेटा कलेक्शन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, है ना। डेटा कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। आप उसके लास्ट में रिपोर्टिंग द रिजल्ट, रिजल्ट जो रिजल्ट आता है उसको आप रिपोर्ट करते हैं। तो ये इसका सीक्वेंस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो इन एजुकेशनल रिसर्च। जो एजुकेशनल रिसर्च में जो करेक्ट सीक्वेंस, जो स्टेप के जो फॉलो किए जाते हैं, दिस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, इंश्योर्स, ये इंश्योर करता है कि रिसर्च प्रोसेस इज लॉजिकल। जो रिसर्च प्रोसेस है वो लॉजिकल है, सिस्टमेटिक है एंड अलाइन विद द स्टडीज ऑब्जेक्टिव्स।
जो प्रोस रिसर्च में जो हम रिसर्च का जो एजुकेशन रिसर्च में जो उसके स्टेप्स को जो फॉलो करते हैं, सिक्वेंसली फॉलो करते हैं, तो ये तय करता है कि वो रिसर्च जो है वो लॉजिकल है, सिस्टमेटिक है, और रिसर्च जो है ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्या करते हैं हम, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट करते हैं, है ना, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, आइडेंटिफाइंग रिसर्च टॉपिक, रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं और इशू टू इन्वेस्टिगेट, और उस इशू को, रिसर्च टॉपिक हो या इशू को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टॉपिक को और उस इशू को। उसके बाद क्या करते हैं कि फॉर्मुलेट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, डेवलपिंग ए स्पेसिफिक फोकस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ हम क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं, क्वेश्चंस को हम तैयार करते हैं। उसका क्या करते हैं, मेथड सेलेक्ट करते हैं, मेथड, चूजिंग द रिसर्च डिजाइन, methods and procedures to collect and analyze data, डेटा को एनालाइज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हम रिसर्च डिजाइन करते हैं, मेथड्स को चूज करते हैं, एक प्रोसीजर्स को हम ये करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग, डेटा को गैदर करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद क्या करते हैं, रिपोर्टिंग टू द रिसर्च, उसका प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग, जो फाइंडिंग होते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, कंक्लूड करते हैं, एंड रिकमेंडेशन इन क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और आगे रिकमेंडेड करते हैं, है ना, कि इसमें और ये काम किया जा सकता है। तो ये इसके सीक्वेंस है। आपको कई बार मैं इस पे बात कर चुका हूँ अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग वीडियो में, तो आपको अच्छे से पता होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब चीजों को भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। पहला क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, क्वेश्चंस तैयार करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, मेथड्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा कलेक्शन, उसको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट को हम रिपोर्टिंग कर देंगे, ठीक है ना। ये इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि द टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स क्या क्या, उसके टाइप्स है ना। तो सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स क्या क्या है, इसके टाइप्स बताने से पहले आइए हम इसको समझते हैं, इसको क्वेश्चंस को देखते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी है क्या, उसके क्या टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम इस पे बात कर लेंगे, इसको क्वेश्चंस पे। तो आखिर ये सेरेब्रल पाल्सी है क्या, सेरेब्रल पाल्सी जो है ये क्या 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 है, सीपीए क्या है। सेरेब्रल पाल्सी जो है इज ए ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कई समूह है, ग्रुप है, इसमें कई तरह के डिसऑर्डर्स हैं, कई तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसके ग्रुप को सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। डेट अफेक्ट्स पर्सन्स एबिलिटी, जो पर्सन्स के एबिलिटी को अफेक्ट करता है, टू मूव, उसके मूव करने की एबिलिटी को, उसके मेंटेन पोस्चर, उसके पोस्चर्स को मेंटेन करने की एबिलिटी को, कंट्रोल मसल्स कोऑर्डिनेशन, उसके मसल्स कोऑर्डिनेशन को के कंट्रोल करने के एबिलिटी को अफेक्ट करता है कौन, सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसा डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो किसी इंसान के मूवमेंट को, पोस्चर्स को मेंटेन करने की कैपेसिटी को और मसल्स कोऑर्डिनेशंस के कंट्रोल करने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है ना, बॉडी के पूरे, है ना। इसके कई टाइप्स हैं, खास तौर से 3 या 4 टाइप्स है, लेकिन जो प्रमुख है वो हम यहाँ बात करते हैं। उसमें पहला टाइप्स है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, स्पास्टिक। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये डिसऑर्डर है। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी अफेक्ट अबाउट 80% पीपुल, यानी लगभग 80% लोगों को ये प्रॉब्लम है, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। अब इसके कई सब टाइप्स हैं, सब टाइप्स इसके हैं, जैसे कि एक है डिप्लेजिया, ये डिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया, डिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया, ये जो है ये टाइप्स है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के, इसी के टाइप्स है। तो डिप्लेजिया में क्या होता है, स्टिफनेस प्राइमरी
इन द लेग्स, जो आपके पैर होते हैं वो कठोर हो जाते हैं, इस डिप्लेजिया। और हेमिप्लेजिया में क्या होता है, अफेक्ट्स वन साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक साइड अफेक्ट हो जाता है। और क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है, अफेक्ट ऑल फोर लिम्स, जो आपके चारों अंग हैं वो अफेक्ट होते हैं, ऑफन विथ एसोसिएटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और इससे ये हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से एसोसिएटेड है। तो जो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है, तो आप समझे स्पास्टिक एक टाइप्स है, उसके कई सब टाइप्स हैं, 3 है मुख्य तौर पर, डिप्लेजिया, हेमिप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। डिप्लेजिया मतलब आपके लेग्स से पैर जो है वो कठोर हो जाते हैं, इस अगर आपको डिप्लेजिया है किसी को तो उसके पैर कठोर हो जाएंगे। हेमिप्लेजिया किसी को है तो उसके बॉडी का एक साइड इफेक्ट हो जाएगा, और क्वाड्रिप्लेजिया है तो उसके चारों अंग जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे और उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का खतरा होता है। तो ये पहला टाइप से। दूसरा है किस डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। डिस्काइनेटिक, इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व्स इनवॉलंटरी मूवमेंट सच एज ट्विस्टिंग और रिपीटिशन मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि इंसान का जो रिपीटिशन मूवमेंट होता है वो प्रभावित होता है डिस्काइनेस्टिक से, है ना। डिस्काइनेस्टिक जो सेरेब्रल पाल्सी है इन्वॉल्व्स इनवॉलंटरी मूवमेंट सच एज ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग मतलब घूमना, मोमेंट में रिपीटेड मोशंस। उसके बाद है एटाक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, अफेक्ट्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, इंसान जो है बैलेंस नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। तो ये कुछ तरह के सेरेब्रल पाल्सी है, जब आप ये देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आगे कि इसमें डिप्लेजिया यहाँ है, ये एक सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स है। उसके बाद हेमिप्लेजिया सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स है, और एटैक्सिया सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स है, जो मैंने यहाँ आपसे कहा है ना, मैंने यहाँ आपसे डिप्लेजिया, हेमिप्लेजिया और एटाक्सी, ये 3 है। बाकी तो इसका हो जाएगा आंसर ए, इसका डी और ई। तो ए, डी और ई इसका आंसर, यानी ए डी फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ए डी, है ना, ए डी और ई। ये जो रिकेट्स है ये अलग चीज है, ऑर्थोटिक्स जो है ये भी अलग चीज है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब याद देखेंगे इसको, सेरेब्रल पाल्सी मतलब देख लेंगे, जहन में बातों को रखेंगे। कई मतलब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है सेरेब्रल पाल्सी में इंसान के साथ होता क्या है, कौन से मतलब कौन से प्रॉब्लम्स इंसान के अंदर होता है, कौन से डिसऑर्डर्स इंसान के अंदर पाए जाते हैं सेरेब्रल पाल्सी में, कई मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डिप्लेजिया, हेमिप्लेजिया और एटाक्सी, ये सेरेब्रल पाल्सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 84। कई बार हमने पढ़ा है इस क्वेश्चन को कि प्रोफेशनल नॉर्म्स ऑफ टीचर एजुकेशन आर डेवलप्ड बाय, जो टीचर एजुकेशन का जो प्रोफेशनल नॉर्म्स है वो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, जो टीचर एजुकेशन का जो प्रोफेशनल नॉर्म्स है वो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है। मैंने कहा कई बार बात किया कि एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा डेवलप किया जाता है, ये आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से, है ना। आइए थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं ताकि आपको चीजें याद रहें, कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं कि एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, याद रखिएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी एस्टेब्लिश्ड इन 1995, 1995 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। 1993 में पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए इसको पारित किया गया था और एस्टेब्लिश किया, इस फोर्स में आया 1995 से। एनसीटीई इज एपेक्स बॉडी, ये सबसे ऊंची बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो टीचर एजुकेशन है उसको, उसके गाइडलाइंस के लिए, उसके स्टैंडर्ड्स के लिए, उसके प्रोफेशनल नॉर्म्स के लिए डेवलप करने के लिए ये जो है सबसे ऊपर की बॉडी है, अंग है, एपेक्स बॉडी है ना। उसके बाद इग्नू क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू जानते हैं, ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1985 में, याद रखिएगा 1985 में। इग्नू इज ए डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी, एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है दैट ऑफर्स वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के साथ साथ कई सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स जो है ये मतलब ऑफर करता है। इग्नू के बारे में आप जानते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1956 में, 1956 में। यूजीसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी
द ओवरसी द कोऑर्डिनेशन हायर एजुकेशन इन इंडिया। जो इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उस हायर एजुकेशन को ये कोऑर्डिनेट करता है यूजीसी। इसको एस्टेब्लिश 1956 में किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, established in 1961। 1961 एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, ये फंसा देता है इसमें कि एनसीईआरटी जो है वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है दैट डेवलप ए इम्प्लीमेंट्स नेशनल करिकुला, टेक्स्ट बुक, एजुकेशनल मटेरियल्स, ये सब यो डेवलप करता है। तो एनसीईआरटी 1961 में डेवलप तैयार हुआ, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है ना। और इसका काम क्या है? इसका काम है करिकुलम तैयार करना, टेक्स्ट बुक तैयार करना और एजुकेशनल मटेरियल्स को तैयार करना, ये इसका काम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एनसीटी जो है वो एक सबसे टीचर एजुकेशन की सबसे एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर की बॉडी है, ठीक है ना। और 1995 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बाकी इग्नू के बारे में आप जान गए, यूजीसी के बारे में आप जान गए और एनसीईआरटी के बारे में भी आप जान गए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च का नेचर क्या है? एजुकेशनल रिसर्च का क्या नेचर है, क्या प्रकृति है? पहला नंबर कि क्या एजुकेशनल रिसर्च इंपिरिकल इन नेचर में इंपिरिकल है, बिल्कुल सही बात है। नेचर इंपिरिकल नेचर का एजुकेशनल रिसर्च है। अच्छा, सिस्टमेटिक है, ये भी सही बात है। एजुकेशनल रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक। जो एजुकेशनल रिसर्च है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एजुकेशनल एंड फिजिकल साइंस रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च एंड फिजिकल साइंस रिसर्च फाइंडिंग आर मेजर्ड इन द सेम स्केल। क्या हम जो फिजिकल साइंस रिसर्च है और एजुकेशनल रिसर्च है उसमें सेम स्केल का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं, अलग अलग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एजुकेशनल रिसर्च शुड बी वैलिड, बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। और एजुकेशनल रिसर्च शुड बी रिलायबल, बिल्कुल एजुकेशनल रिसर्च जो है वो रिलायबल होना चाहिए। तो आपका आंसर है ए, बी, डी और ई, है ना। ए, बी, डी, ई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ए, बी, डी और ई, 4 नंबर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन आइए देख लेते हैं। अब इस बात याद रखिएगा इस चीजों को कि एजुकेशनल रिसर्च का जो नेचर है वो नेचर क्या है? इंपिरिकल, सिस्टमेटिक, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और रिसर्च कैन टेक ऑन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, और अलग अलग फॉर्म में रिसर्च हो सकते हैं एजुकेशनल रिसर्च। तो ये कुछ इसके नेचर है, कुछ नहीं इतना ही नेचर है, और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खास जो इंपॉर्टेंट नेचर है वो यही है, इंपिरिकल, सिस्टमेटिक, वैलिड, रिलायबल एंड रिसर्च कैन टेक ऑन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ए, बी, डी और ई, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप बात को समझ गए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम जो इससे पहले बात किए क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस पर, बहुत टफ क्वेश्चंस पर हमने बात किया, और ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पीस ऑफ केक है। तो कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और वहां बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर के 90 तक, ठीक है ना। और इस तरह से हम बहुत जल्दी अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।